यूट्यूब पर है लाइव। यूट्यूब पे लाइव है अभी इस टाइम पे। अच्छा जी। तो हमने सेकंड हाफ के, अब जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आज देखना है। तो हमने कहाँ तक देख लिए थे पहले? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पे हमने एंड किया था, जो कि आपकी यूएसए के अंदर हो रही है। ठीक है। तो उसके अंदर आपको मैंने उस वक्त भी बताया था, पाकिस्तान के एक एथलीट हैं जोवलिन थ्रो के अंदर, अरशद नदीम, वो 5वें नंबर पर आए हैं। अरशद नदीम साहब जो से हैं वो 5वें नंबर के ऊपर आए हैं। एक सेकंड जरा रुको। अच्छा जी। तो दो चीजें पिछले लेक्चर से ही उसमें ऐड कर लो चीजें। एक तो हमने लास्ट टाइम GCC+3 वाला समिट देखा था, जिसे अरब समिट भी हमने कहा था। ठीक है। उसके अंदर, उस समिट के अंदर दो तीन चीजें जो सी हैं वो डिस्कस हुई, उसके हवाले से लिख लो। उसके बाद वो है हमारे पास आइलैंड। वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास आइलैंड। एक का नाम है TIRN, तेरान एंड सनाफिर आइलैंड। सनाफिर आइलैंड्स, ये आइलैंड्स हैं, आपके जजीरे हैं। ठीक है। अब इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके बारे में एक तो ये जो से रेड सी के अंदर आते हैं आपके आइलैंड्स। ये क्या हैं? ये रेड सी के अंदर आपके आइलैंड्स जो हैं वो आते हैं। अब मसला ये हुआ कि ये जो आइलैंड्स थे, इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि ये सऊदी अरेबिया का इसके ऊपर क्लेम था, लेकिन इसको लिखते जाना 1950 से 1950 से ये इजिप्ट, जो कि मिस्र क्या है, 1950 से ये इजिप्ट के पास थे। ये किसके पास थे? ये इजिप्ट के पास थे। ठीक हो गया। 1950 से ये क्या है, आपके इजिप्ट के पास से। वॉइस क्लियर है? आपकी साइड से इशू होगा। वॉइस क्लियर है? किसी और का इशू आ रहा है? क्लियर है। अच्छा। अच्छा, 1950 से ये जो आपके पास ये जो दोनों आइलैंड हैं, ये क्या है? ये इजिप्ट का हिस्सा था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 1956 के अंदर ये इसराइल के पास चले गए। फिर इजिप्ट ने इसराइल से जो सा है इसको वापस ले लिया। फिर इसने इसराइल से वापस ले लिया इजिप्ट ने। फिर 1967 की एक वॉर हुई थी। ठीक है। 1967 की इसराइल की और अरब वॉर, इसे इसराइल अरब वॉर कहते हैं, 1967 वॉर। उसके अंदर क्या हुआ? इसराइल ने इसके ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया था। 1967 के अंदर ये आइलैंड किसके पास चले गए? ये इसराइल के पास चले गए। फिर एक कैंप डेविड एकॉर्ड होते हैं 1978 के अंदर, बड़े फेमस कैंप डेविड एकॉर्ड थे। ठीक है। कैंप डेविड एकॉर्ड 1978 के अंदर हुए थे। उसके अंदर क्या हुआ? इजिप्ट ने इन दोनों आइलैंड्स को वापस ले लिया। कब लिया? 1978, सॉरी 1978 के अंदर, कैंप डेविड एकॉर्ड के अंदर। कैंप डेविड एकॉर्ड के अंदर। ठीक है। वापस ले लिया। अच्छा, यहां तक तो थी इनकी हिस्ट्री। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ इस इनके साथ, आइलैंड्स के साथ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2016 के अंदर इजिप्ट ने इसको सऊदी अरेबिया को दे दिया। ये 2016 में किसके पास चले गए? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पास चले गए फ्रॉम इजिप्ट। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पास चले गए, लेकिन उसका मसला ये था कि जब तक इसराइल जो सा है इसके ऊपर साइन नहीं करेगा, ये सऊदी अरेबिया के पास ऑफिशियली जो सा है वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो अरब समिट हुआ उसके अंदर पहले यहाँ जो सी है अमेरिका की जो सी है वो क्या थी, फौजें थी। तो अमेरिका की फौजों ने जो सा वहां से रिट्रीट किया है। तो अब में भी हो सकता है कि ये ऑफिशियली जो सा सऊदी अरेबिया के पास चले जाएं। लेकिन बेसिक ये बताने का मकसद क्या था कि एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों आइलैंड्स का अगर कोई पूछ ले कि किस किस ये डिस्प्यूटेड वगैरह किसके दरमियान है, तो ये इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इसराइल, उनके दरमियान ये रहे हैं। और 2016 से इनके पास जो सा है इनकी अब जो इनका जो है जो ट्रांसफर हो चुके हैं किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। तो ये लास्ट समिट के रिलेटेड थी चीज, तो मैंने कही आप लोगों को उसके अंदर ऐड करवा। फिर हमने एक और समिट देखा था, उसे कहते हैं ब्रिक्स समिट। हमने ब्रिक्स समिट भी देखा था। तो ब्रिक्स समिट के अंदर दो चीजें ऐड कर लो जो कि आप लोगों से फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं। ब्रिक्स वैसे तो आपको पता है ब्राजील है,
आर से आपके पास क्या है, रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है। दो मुल्क हैं, ईरान और अर्जेंटीना, ईरान प्लस अर्जेंटीना। इन दोनों ने एप्लीकेशन दी है कि हमें जो सा है वो ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए, ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए। अगर ये दोनों हिस्सा बन जाएंगे तो फिर ये हो सकता है ब्रिक्सिया बन जाए, ये ब्रिक्स जो सा क्या बन जाए, ब्रिक्सिया बन जाए। तो ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई किया है, दरख्वास्त दी है, ठीक है, हमें क्या ये क्या की है, दरख्वास्त दी है कि भाईजान क्या करो, आप हमें जो सा है ब्रिक्स का हिस्सा बनाओ। ये जो ब्रिक्स एक आपके पास 4 मुल्कों की, जो 5 मुल्कों की तंजीम है, ईरान और अर्जेंटीना, तो ये दोनों मुल्कों का नाम आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बाकी ये चीज तो कल की है, लेकिन उसके बाद जो सा है हमारे पास वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात कर रहा था, तो उसके साथ ही सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल इसका आगाज हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का, उसके बाद जो हमारे 15 जुलाई से ऑनवर्ड करंट अफेयर्स हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो सी हैं आपकी, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 2022 ये है, इनका नंबर क्या है, 2022 से याद रख लेना, ये 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स खेली जा रही हैं, ठीक है। 28 जुलाई से ये स्टार्ट हुई हैं, 28 जुलाई से जो है इनका ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है। और ये यूके के अंदर ब्रिमिंगम के अंदर क्या है, ये खेली जा रही है, ब्रिमिंगम यूके के अंदर जो है ये कॉमनवेल्थ गेम जो सी हैं 2022। और ये है भी क्या सी, 22वीं गेम्स जो सी हैं ये खेली जा रही हैं। और इसके अंदर 72 कंट्रीज के जो एथलीट्स हैं वो क्या है, इसमें हिस्सा लेंगे। 72 मुल्कों के जो एथलीट हैं वो क्या है, वो हिस्सा लेंगे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और पाकिस्तान जो सा है, पाकिस्तान का वैसे तो 103 रुकनी दस्ता जा रहा है, 103, लेकिन जो उसमें प्लेयर्स हैं वो कितने हैं, 68 एथलीट्स या प्लेयर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि इसके अंदर शिरकत करेंगे डिफरेंट गेम्स में, बॉक्सिंग है, हॉकी है, और क्या कहते हैं, इस दफा साथ ये भी लिख लें, फर्स्ट टाइम विमेन क्रिकेट ऐड की गई है। विमेन क्रिकेट जो सी है, पूछा जाए कि कौन सी गेम पहली दफा इस दफा के कॉमनवेल्थ के अंदर ऐड की गई है, तो विमेन क्रिकेट है जो कि विमेन, वो पाकिस्तान की टीम भी वहां खेलने गई है, तो वो पहली दफा कॉमनवेल्थ के गेम्स के अंदर ऐड की गई है। और पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 68 प्लेयर्स। और वो जो 68 प्लेयर्स कर रहे हैं, ये इनका एक होता है कि जब शुरू में 28 को जब स्टार्ट हुई है ये, तो इनका जो सा है हर मुल्क का जो दस्ता होता है वो वहां आकर अपना जो सा है वो उसके अंदर शिरकत करता है। तो जो पाकिस्तान का झंडा इस दफा थामा हुआ था, जिन्हें हम फ्लैग बैरियर कह सकते हैं, तो वो हमारे पास दो थे, एक पाकिस्तान के इनाम बट जो कि रेसलर हैं, इनाम बट, और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की क्या कहते हैं उनका नाम, कैप्टन बिस्मा मारूफ। इन दोनों ने क्या थे, ये फ्लैग बेरर थे, इन्होंने पाकिस्तान का झंडा थामा हुआ था जो कॉमनवेल्थ की जो इफ्तिताही तकरीब थी। और उस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी कौन थी, वो कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई क्या है, मलाला ये थी, गेस्ट थी, ठीक है, इनकी तकरीर भी बड़ी फेमस हो रही है। तो मलाला जो है इसके ऊपर गेस्ट के तौर पर थी। पाकिस्तान का 68 रुकनी दस्ता था, उस दस्ते की क्यादत कौन कर रहा था, इनाम बट और बिस्मा मारूफ, और इन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा था वो थामे हुआ। अच्छा जी, तो ये अगर हम इसकी बात करें कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ जो अपने नाम से चल रही है, ये पहली दफा जो सा अगर खेला गया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बता दूं, कभी पूछ ले, तो 1978 में कॉमनवेल्थ के नाम से ये खेला जा रहा है, 1978 से। लेकिन असल में ये जो स्टार्ट हुआ था 1978 से, कॉमनवेल्थ के नाम से ये शुरू है। असल में ये 1930 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से। 1930 में ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से, ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से, ठीक है। लेकिन बाद में नेम बदलते रहे, फिर बीच में ब्रिटिश वेल्थ गेम्स भी बन गया, फिर डिफरेंट चेंज होते रहे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम के नाम से ये क्या है, 1978 से जो सा ये चल रहा है। और पाकिस्तान जो सा है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले, पाकिस्तान ने जैसे टोक्यो ओलंपिक्स मैंने आप लोगों को एक दफा बताया था, तो उसमें मैंने बताया था पाकिस्तान ने 19 जो सा है वो क्या है, 1948 के अंदर जो सा है वो पहली दफा ओलंपिक्स के अंदर शिरकत की थी। तो इसमें क्या है, पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 1954 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड। पाकिस्तान ने 1954 के अंदर क्या है, पार्टिसिपेट किया था पहली दफा। और टोटल अगर पाकिस्तान के मेडल्स की बात की जाए, और ये तो अब आप लोगों को पता आइडिया लग गया होगा कि कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल बाद खेली जाती। ये कॉमनवेल्थ का जो इवेंट होता है ये हर 4 साल बाद, जैसे ओलंपिक्स होते हैं ये भी 4 साल बाद होते हैं। पाकिस्तान ने 1954 में पहली दफा इसमें शिरकत की, और पाकिस्तान ने टोटल आज तक
2022 तक 75 मेडल्स जीते हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। इसीलिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान मेडल्स इसी यहाँ जीता है। अभी भी पाकिस्तान को उम्मीद है, अरशद नदीम है, इनाम भट्ट है, उसके बाद स्क्वाश में पाकिस्तान को उम्मीद है, हॉकी में पाकिस्तान को उम्मीद है कि पाकिस्तान कोई ना कोई मेडल जीतेगा, 3-4 मेडल्स उम्मीद है हम जीत सकेंगे। तो वो हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे कि पाकिस्तान कितने मेडल्स जीता है। तो अभी तक पाकिस्तान 75 मेडल्स जीता है, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान गोल्ड, सबसे ज्यादा, बल्कि अगर लिखना चाहो तो गोल्ड पाकिस्तान 25 जीता है, सिल्वर पाकिस्तान 24 जीता है, और जो ब्रॉन्ज होता है वो 26 जीता है। तो ये है, अगर ये भी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए, लेकिन ओवरऑल टोटल आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी तक कितने जीते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक 75, 1954 से लेकर 75 तक पाकिस्तान ने क्या है कॉमनवेल्थ के अंदर जीते हैं। और दूसरा, ये आप लोगों को एक चीज और भी पता होगी कि 19 क्या है 72 से लेकर 1989 तक पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहा, जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस दौरान के अंदर पाकिस्तान ने किसी भी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शिरकत भी नहीं की थी। ऑलमोस्ट 20 साल बनते हैं, 20 साल तक पाकिस्तान ने किसी भी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्योंकि पाकिस्तान जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा नहीं था। ये जब हम आगे, वैसे पहले भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन जब हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर दोबारा आपको बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा पाकिस्तान था 1947 में, फिर पाकिस्तान ने उसको लेफ्ट कर दिया बांग्लादेश की वजह से, और फिर 1989 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था, कॉमनवेल्थ को वो दोबारा रिज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है, जो कि अभी एफपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है, 2026 का जो कॉमनवेल्थ है उसको पेरिस कह रहा हूँ, उसको विक्टोरिया, उसको क्या कह रहे हैं, विक्टोरिया कॉमनवेल्थ, उसको क्या कह रहे हैं, विक्टोरिया कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है। और ये 23rd होगी, 23rd। विक्टोरिया स्टेट है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। तो अभी जो पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ कौन से मुल्क में होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। यहाँ अगर लिखा पूछा जा रहा हो कि विक्टोरियन कॉमनवेल्थ जोन से हैं, ये कौन से साल में खेले जाएंगे, तो 2026 में खेले जाएंगे। तो 2000 अभी 22 के भी और 26 के दोनों आपको आइडिया होना चाहिए। और 2026 के बाद 2030 का अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ, तो जब जिंदगी में फाइनल होगा तो तब हम उनको देख लेंगे कि 2030 के अंदर जोन से हैं वो क्या है, कॉमनवेल्थ कहाँ खेले जा रहे हैं। तो ये कॉमनवेल्थ के हवाले से चीजें थी। बाकी अब इसके मेडल्स वगैरह जो चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो तब हम इसकी हिस्ट्री नहीं देखेंगे, तब हम सिर्फ ये देख लेंगे कि कॉमनवेल्थ के अंदर पाकिस्तान ने कितने मेडल्स लिए, कौन कौन सी फील्ड में लिए। और गेम्स ज्यादा हैं। अभी पाकिस्तान की जो बैडमिंटन है, क्या कहते हैं, माहूर शहजाद, वो तो बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के बॉक्सिंग में भी 2-3 लोग बाहर हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद चांसेस हैं कि अरशद नदीम जोन्स हैं वो पाकिस्तान को कोई ना कोई मेडल जोन्स हैं वो जितवाएंगे। अच्छा जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के रिलेटेड दो चीजें लिख लो। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई से शुरू होता है और जून के अंदर कंप्लीट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर की बाकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को उसका लास्ट मंथ मैंने आपको डाटा लिखवा दिया था। रेमिटेंसेस का डाटा अभी आया है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, पिछले पूरे साल उसका जो रेमिटेंसेज हैं वो हमारे पास जो पाकिस्तान में आई हैं वो कितनी हैं, $31.2 बिलियन। $31.2 बिलियन पूरे साल के अंदर पाकिस्तान में रेमिटेंसेज आई हैं, और ये 6.1% हायर है पिछले साल से 6.1% ये क्या है, ज्यादा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 29.4 है, या अप्रोक्सीमेटली मैं कह दूं को $30 बिलियन की पिछले साल, या $29.4 बिलियन की लास्ट ईयर रेमिटेंसेज जो सी हैं वो आई थी। ठीक है। लेकिन इस साल क्या है 31, तो उससे क्या है $10 बिलियन पाकिस्तान में ज्यादा रेमिटेंसेज जो सी आई हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2022 की ही बात करें तो उसके अंदर पूरे साल के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट जो सा होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट, बस सीए लिख देता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट, सीए डेफिसिट जो है आपका, वो पाकिस्तान का मतलब आप पाकिस्तान कितना कमाता है और कितना खर्च करता है उसके दरमियान का जो सा है आपका जो डेफिसिट बना है वो कितना है, वो $17.4 बिलियन है, $17.4 बिलियन। ठीक हो गया। और लास्ट ईयर ये कितना था, ये $2.8 बिलियन था। लास्ट टाइम सिर्फ $2.8 बिलियन था, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में कोविड था, सारी चीजें बंद थी। लेकिन इस साल जब इकोनॉमी ओपन हुई है तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है। और ये पिछले साल 2021 जुलाई से लेकर अभी जून 2022 तक, फाइनेंशियल ईयर 2022 का क्या मतलब है, 2021 जुलाई से लेकर 2022 जून तक का ये डाटा, एक करंट अफेयर्स, एक पूरे साल के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है आपका वो क्या है, वो $17.4 बिलियन। और फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका रेमिटेंसेस भी इसी तरह, आपको इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट भी लास्ट टाइम लिखवा दी थी, और आपको ट्रेड डेफिसिट भी पूरे साल का लिखवा दिया था, कि अगर पूरे साल अगले दफा जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं 2-3 चीजों की तरफ। अच्छा।
इससे पहले कि मैं प्रॉपर उसकी तरफ जाऊं, दो तीन चीजें, दो तीन तो नहीं, 5-6 अपॉइंटमेंट्स हैं नई जो आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, बारी बारी लिख देता हूं। आप लोगों ने उसको क्या रखना है, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह याद रखना है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, स्पीकर ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब पी लिख रहा हूं, सप्तान खान। ठीक है, सप्तान, सप्तान खान, कल ही बने हैं सप्तान खान। परवेज लाई थे पहले, तो अब कौन है, सप्तान खान स्पीकर बने। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली वो कौन है जी, आज ही बने हैं, वासिक कयूम अब्बासी। वासिक, वासिक अब्बासी या कयूम अब्बासी, वासिक अब्बासी। ठीक है, वासिक अब्बासी ये कौन है, डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली। वोट नॉट इंपॉर्टेंट, वोट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर जो उनसे हैं वो क्या है, वासिक अब्बासी, और ये बिला मुकाबला जीते हैं। मतलब इनके मुकाबले में अली हैदर गिलानी साहब थे, तो वो जो सा उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी वो नहीं जमा करवाए, तो जिसकी वजह से क्या है, कौन नहीं बना, बिला मुकाबला बताया तो है, बिला मुकाबला जी, बिला मुकाबला, जब जिसके मुकाबले में अगर कोई अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाता तो वो बन जाता है। ठीक है, अभी उसको वो ऑफिशियल हो गया अभी। ठीक है, तो वासिक अब्बासी साहब जो हैं ये आपके क्या है, डिप्टी स्पीकर बने हैं। उसके बाद कल ही आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है एचईसी के चेयरमैन का। पहले क्या थे, तारिक बिनौरी साहब थे आपके एचईसी के चेयरमैन, तो अब नए एचईसी के चेयरमैन आ गए हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद, डॉक्टर मुख्तार अहमद। इनका कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब जो हैं वो क्या हैं, आपके एचईसी के चेयरमैन बन गए। उसके बाद आपके नैब के चेयरमैन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो सा है आपका, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो सा है वो आपका कौन क्या है, उसके जो चेयरमैन है उसका क्या नाम है, वो भी आपको पता है चेंज हुए हैं। पहले जस्टिस इकबाल, वो जवेद इकबाल साहब थे, अब आफ्ताब सुल्तान साहब बने हैं, आफ्ताब सुल्तान साहब। ठीक है, आफ्ताब सुल्तान साहब ये पहले डीजी नैब भी रह चुके, डीजी आईबी भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनका टेन्योर कितना है जो पूछा जा सकता है, 3 ईयर, 3 साल के लिए इनको नैब का चेयरमैन जो सा आफ्ताब सुल्तान साहब को लगाया गया है, और ये पहले आईबी के डीजी भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये क्या है, आपके डीजी नैब है। उसके बाद आपके आईजी पंजाब साहब चेंज हुए हैं, आईजी पंजाब साहब जो से हैं 23 जुलाई को इनको भी चेंज कर दिया गया। तो आईजी पंजाब साहब जो चेंज हुए, पहले राव सरदार साहब थे, उनका अगर लिखना होगा तो लिख लेना कि उनको रेलवे का आईजी बनाया गया है। वैसे कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन लिखना हो लिख लेना कि राव सरदार साहब जो पहले आईजी पंजाब थे उनको क्या है, आईजी रेलवे बनाया गया है। तो अब नए आईजी पंजाब साहब क्या होना आए हैं, फैसल शाहकार साहब, फैसल शाहकार, ये नए आईजी क्या हैं, आपके नए आईजी पंजाब। उसके बाद आपका डीजीआईएफए, सॉरी डीजीआईएफए कह रहा हूँ, एफआईए, जिसके आप लोग अभी पेपर दे के आए हो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन। तो पहले आपके पास क्या थे, ताहिर राय साहब थे, ताहिर राय साहब, तो उनको चेंज करके मोहसिन भट्ट साहब लगा दिया गया। अब किसको लगाया गया है, मोहसिन भट्ट साहब को। तो डीजी आई एफआईए आपके चेंज हो गए। ठीक है, डीजी एफआईए आपके चेंज हो गए, आईजी पंजाब आपके चेंज हो गए, नैब का चेयरमैन नया आ गया, एचईसी का चेयरमैन नया आ गया, स्पीकर चेंज हो गया, डिप्टी स्पीकर आपका चेंज हो गया। ठीक हो गया, और परवेज अलाई साहब पीएम सीएम पंजाब भी बन गए, वो हम आगे देख लेंगे, उनका जरा थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बतानी है, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पीकर का नंबर देख लेना यार, मुझे तो नहीं ये मिला, मैंने तो जिस भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है मुझे कहीं नंबर नहीं मिला इसका। बाकी मे भी वेबसाइट पे मेंशन हो, मैं वरना बाद में बता दूंगा देख के कि स्पीकर का नंबर क्या है। अगर किसी को एग्जैक्ट वेबसाइट पे मे भी मेंशन हो तो इसको देख लेंगे फिर बाद में कि जो सप्तान खान है इनके स्पीकर का नंबर क्या है। वैसे पूछते नहीं है इतना। अच्छा, बाकी एक आप लोगों को नारगोनो काराबाख का पता होगा, 2019 के अंदर जंग हुई थी नारगोनो काराबाख एरिया के ऊपर, आर्मीनिया और आजरबाईजान के। ठीक है, आर्मीनिया और आजरबाईजान की जंग हुई थी नारगोनो काराबाख के इलाके के ऊपर। तो उनके आर्मीनिया और आजरबाईजान की अब टॉक्स हो रही हैं, आजरबाईजान प्लस आर्मीनिया टॉक्स, इनकी पीस टॉक्स हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से, जॉर्जिया, जॉर्जिया का जो कैपिटल है तिबिलिसी, वहां इनके मिनिस्टर्स जाके मिले हैं जॉर्जिया के अंदर, जॉर्जिया के कैपिटल तिबिलिसी के अंदर। तो आर्मीनिया और आजरबाईजान की जो पीस टॉक्स जारी हैं, जो उनके एक दूसरे से बातचीत चल रही है, वो कहाँ चल रही है, जॉर्जिया तिबिलिसी के अंदर जो उनसे चल रही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट टाइम जब हमने किया था तो उसके बाद हमारे पास क्या था, 7 जुलाई, 7 जुलाई को क्या हुआ था जी, 20 सीट्स के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ था पंजाब के। ठीक है, बाई इलेक्शन याद रख लेना। वजह क्या है कि
एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 17 जुलाई को कितनी सीटों के ऊपर, 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ और मेरे ख्याल में 15 सीटें पीटीआई ने जीती, 4 नून लीग ने जीती और एक इंडिपेंडेंट जो बंदा है वो जीता था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसका भी याद रखना है कि पंजाब के अंदर बाई इलेक्शन जो हैं वो कब हुए थे, 17 जुलाई को हुए थे। उसके बाद आपको पता है कि जो आपके पास रशिया है, रशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है, उसके पास ऑयल के रिजर्व हैं, सॉरी गैस के रिजर्व हैं और सबसे ज्यादा गैस यूरोप उससे खरीदता है। तो अब ये है कि जब जंग चल रही है तो ईयू ने, जो यूरोपीय यूनियन है, उसने एक डील साइन की है। उसने डील साइन की है कौन सी? गैस गैस डील उसने साइन की है। किसके साथ की है? ये सवाल लाजमी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो है आजरबाईजान। आजरबाईजान, ठीक है, आजरबाईजान। उसकी क्या है? ईयू ने जो गैस डील साइन की है, और वो क्या की है, वो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि हम 2027 तक जो अपनी इंपोर्ट्स हैं गैस की, वो क्या कर देंगे? डबल कर देंगे आजरबाईजान से। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ईयू ने अभी रिसेंटली किस मुल्क के साथ ये डील की है कि वो कितने साल तक अपनी ऑयल इंपोर्ट को डबल कर देंगे? तो 2027 तक उसने कहा कि हम आजरबाईजान से जो अपनी गैस को इंपोर्ट करते हैं उसको क्या कर देंगे? उसको डबल कर देंगे। और यहाँ ईयू से साथ एक लिख लीजिएगा, आप सब लोगों को पता होगा कि 19 मुल्क हैं जो कि ईयू की करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अभी रिपीट कर रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और अगले आने वाले साल 1.5 साल तक ये आप लोगों की जान खाता रहेगा। कि 19 मुल्क, पूछा जाता था कि 19 मुल्क हैं यूरो करेंसी को यूज करते हैं। नया मुल्क है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो सा है वो 20वां मुल्क बनता है, 20th कंट्री बन गया है टू यूज यूरो करेंसी। ये यूरो करेंसी को यूज करेगा, अब 20वां मुल्क बन गया है। लेकिन ये कब करेगा? 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 के बाद आप लोगों का जो सा है क्या है, 20 मुल्क बन जाएंगे जो कि यूरो को एज अ करेंसी के तौर पर यूज करते हैं। ये सवाल आप लोगों से अब अभी क्या पूछा जा सकता है कि नया मुल्क जो सा है, 20वां मुल्क जो सा है, वो कौन सा है जिसने यूरो को अपनी करेंसी के, जिसने यूरो को एज अ करेंसी के तौर पर अपनाया है? तो वो क्रोएशिया है। या दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसने कब करेगा, या अगर बाद में भी पूछा जाए तो ये 2-3 सवाल इसके पूछे जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ठीक है, क्रोएशिया जो सा है, क्रोएशिया ने क्या किया है, मैं कर देता हूं रिपीट। क्रोएशिया ने क्या किया है कि क्रोएशिया पहले यूरो जो करेंसी है, यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं आपके, उसके अंदर 19 मुल्क ऐसे हैं जो कि यूरो को एज अ करेंसी के तौर पर यूज करते हैं। तो क्रोएशिया जो सा है ये ऐसा मुल्क है कि यह 20वां मुल्क बन गया जो कि यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी का, उस यूरो जोन सा है उसको क्या करेगा, उसको अब ज्वाइन करेगा। तो ये 1 जनवरी 2023 जोन सा उस दिन क्या है, ये ऑफिशियली जोन सा है अपनी करेंसी यूरो बना लेगा। ठीक हो गया, क्रोएशिया ही है, क्रोएशिया ही है। अच्छा, उसके बाद 18 जुलाई लिख लेना यार, मैं जल्दी कर रहा हूँ। 18 जुलाई, 18 जुलाई जोन सा है ये मंडेला डे के तौर पर मनाया जाता है, मंडेला डे। ठीक है, मंडेला डे। नेल्सन मंडेला साहब जोन से हैं साउथ अफ्रीका के, तो नेल्सन मंडेला साहब की ये बर्थडे का दिन है 18 जुलाई, तो उस दिन मंडेला डे मनाया जाता है। और ये भी पीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की वजह से मंडेला डे जोन सा है वो मनाया जाता है। जैसे आज का दिन जोन सा है, मुझे तो स्टेटस से पता लगा कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो अगर किसी ने वो भी लिखना होगा तो लिख लेना, 30 जुलाई को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। वो भी किसी ने विश नहीं किया। अच्छा, अच्छा, क्रिकेट के हवाले से एक, लास्ट टाइम मैंने बताया था शायद बाबर आजम का, कि एशिया में फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने क्या है, 10,000 रन जो से हैं वो क्या है, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर उन्हें 10,000 रन कंप्लीट किए हैं, और एशिया के अंदर वो फास्टेस्ट, वो क्या है, फास्टेस्ट है। तो अगर पाकिस्तान में भी बात करें तो पाकिस्तान के भी वो इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो, लिखो लिखो, करंट अफेयर्स ज्यादा है, टाइम थोड़ा है। तो बाबर आजम क्या है, वो फास्टेस्ट हैं। बाबर आजम, बाबर, वो फास्टेस्ट, 10,000 स्कोर हैं उनके, 10,000 इन एशिया, प्लस पाकिस्तान का भी। ठीक है, पाकिस्तान और आ जाएगा, लेकिन मैं अलहदा साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ
कि उनका क्या है 10,000 उन्होंने स्कोर किया है, फास्टेस्ट पाकिस्तानी है। और इन्होंने 228, ये मैंने 228 मैचेस, ये मैचेस बस लिख लेना, लास्ट टाइम भी बताया था, रिपीट हो जाएगा। 228 मैचेस के अंदर इन्होंने ये किया है। ठीक हो गया? ठीक है। तो ये 228 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लेना। जैसे अभी रिजवान का पूछा गया था, तो इस तरह के क्रिकेटर्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा जी। 19 जुलाई, 19 जुलाई जो सा है कश्मीर, लिख देता हूं 19 जुलाई, 19 जुलाई कश्मीर एक्सेशन डे मनाया जाता है। कश्मीर एक्सेशन टू पाकिस्तान, एक्सेशन टू पाकिस्तान डे के तौर पर मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो अभी 5 अगस्त भी आ रहा है, जब इंडिया ने 370 आर्टिकल खत्म किया था, तो उस पर भी हम देखेंगे। एक ये 19 जुलाई क्या है, 19 जुलाई 1997, सॉरी 19 जुलाई 1947 को, जो उस वक्त की कश्मीर के, जो वहां की उस वक्त के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पाकिस्तान से इलाहा का ऐलान किया था। ये सवाल वैसे भी पूछा जाता है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कि कश्मीर की रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कब किया था, तो 19 जुलाई 1947 को जो सा है वो किया था। ठीक है, वो 1947 को जो सा है, 1947 को जो सा है वो किया था। तो उसी के मुनासबत से कश्मीर एक्सेशन टू पाकिस्तान डे जो सा है, ये 19 जुलाई को मनाया जाता है। यहां से एक और चीज कंफ्यूज नहीं करनी आप लोगों ने, इंडिपेंडेंस डे, जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसका इंडिपेंडेंस डे डिफरेंट है, ये एक्सेशन जो सा है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर एजे के जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसके इंडिपेंडेंस डे की, योम आजादी की बात करें, तो वो आपका 24 अक्टूबर है। ये पहले आपको बताया, 24 अक्टूबर 1947। ये एक डिफरेंट चीज है। इंडिपेंडेंस डे है, ये क्या है, जिस दिन उन्होंने, इंडिया की फौज ने और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के अंदर जो लड़ाई हुई थी, वहां उसकी वजह से जब जम्मू कश्मीर, जो आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, वो 24 अक्टूबर 1947 को बना था। ये एक चीज डिफरेंट है। 19 जुलाई ये पाकिस्तान की आजादी से पहले कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, ये चीज डिफरेंट है। ठीक है, तो कश्मीर ने जो सा पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का कब ऐलान किया था, 19 जुलाई को। उसके हवाले से ये डे मनाया जाता है, कश्मीर एक्सेशन टू पाकिस्तान डे। और जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसकी इंडिपेंडेंस जो सी है वो डिफरेंट है। मैंने कहा ये भी साथ लिखवा दूं ताकि आप लोग जो है इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गूगल, गूगल कल पढ़ेंगे गूगल को हम। तो गूगल जो सा है, गूगल ने एक ऐप लॉन्च की है, अलर्ट जारी किया, लॉन्च किया है पाकिस्तान के लिए। वो क्या है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अलर्ट इन एंड्रॉयड फोन। जो आपके एंड्रॉयड फोन होते हैं उसके अंदर अर्थक्वेक अलर्ट जारी किया है एंड्रॉयड के अंदर पाकिस्तान के लिए। ठीक है, वो क्या है, पाकिस्तान के लिए जारी किया है। तो ये आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अलर्ट जारी किया है, अर्थक्वेक अलर्ट क्यों, कौन से उसने किया है, क्या कहते हैं, कंपनी ने। तो गूगल ने ये जारी किया है कि आपके पास अलर्ट जो है मोबाइल पे आ जाया करेगा कि हो सकता है कि आपका जो सा जल्जला आने वाला है, तो आप अपने आप को महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर लें। तो ये गूगल ने एक नई टेक्नोलॉजी जो सी है वो क्या है, वो मुतारिफ करवाई है। उसके बाद जो सा है, रेकोडेक का आप लोगों को पता होगा। रेकोडेक का हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि रेकोडेक जो सा है वो क्या है, कॉपर की ये माइन फील्ड्स हैं बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है, बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन है, कनाडा बेस्ड कंपनी है, जो कि क्या है, इसको माइन करेगी, जिसमें 50% हिस्सा उसका है, जो 50% है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है। ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा इसको, बाकी पहले बाकी मुल्कों में भी थी, पाकिस्तान के लिए भी स्पेशल आई है। बाकी मुल्कों में भी थी, पाकिस्तान में लेट टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, तो ये बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन जोन सी है, ये क्या है, ये कनाडा बेस्ड कंपनी है जो कि रेकोडिक के ऊपर काम करने के लिए आई है। तो ये लिखवाना मेरा बेसिक मकसद इसका क्या था रेकोडिक के बारे में, कि रेकोडिक जो आपका प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये 14 अगस्त 2022 को इसका जो सा इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2027 और 28 के अंदर इसके ऊपर ऑफिशियली काम जो सा है वो मतलब पहला जो उसमें से गोल्ड और कॉपर निकलना है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, रिकोडिक। और इसको कौन सी कंपनी देख रही है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर किसी ने नहीं पहले सुना हुआ तो सुन लेना। बैरिक गोल्ड, BARRIC, बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन है, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है, जिसने रेकोडिक का ठेका लिया है। और 50% शेयर इस कंपनी के हैं, और बाकी जो 50% हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हैं। उसमें भी 25% बलोचिस्तान गवर्नमेंट के हैं, और बाकी जो 25% हैं वो क्या हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, जिन्हें कहा जाता है SOE, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, SOE। ठीक है, जो आपकी
सरकारी जो आपकी इंटरप्राइजेस होती है, जैसे OGDCL हो गया आपका, ठीक है, इस तरह पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, आपका ओगरा हो गया, ये जो आपकी क्या है मैपको वगैरह, ये सारी ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस होती हैं। जैसे आपका वो जिसे सफेद हाथी कहते हैं, क्या नाम है यार इसका, जिसको हर दफा प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं, स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, ये क्या है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, PIA हो गया आपका, जो रेलवे हो गया, ये सारी क्या है, SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये SOE का मतलब नाम आप लोगों ने याद रखना है, साथ इसकी एब्रीवेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 14 अगस्त से क्या है, स्टार्ट काम हो जाएगा रैकोटिक मंसूबे के ऊपर। तो ये मैंने आप लोगों को इसकी सिर्फ वो बताने दी। वकास तुम्हारा कहना बनता नहीं है। बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन, बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन, ये पहले लिखवाया हुआ है। जब पाकिस्तान ने इससे मुकदमा जीता था और रैकोडिक का सारा, तो मैंने बताया था कि बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन जो है ये कनाडा बेस्ड की कंपनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 19 जुलाई को एक मीटिंग हुई है, 19 जुलाई को कहाँ, ईरान के अंदर, ट्राई मीटिंग, 3 मुल्कों की मीटिंग हुई है, ईरान के अंदर ही हुई है। किस किस के मुल्कों की मीटिंग हुई है, टर्की की, ईरान की, प्लस रशिया की। इब्राहिम रईसी साहब, तैयब अर्दवान साहब, व्लादिमीर पुतिन साहब, ये 19 जुलाई को, ये 19 जुलाई को कहाँ इकट्ठे हुए, ईरान के अंदर इकट्ठे हुए। और वहां इन्होंने डिस्कस क्या किया, बेसिक डिस्कस किया इन्होंने सीरिया। सीरिया क्या था, डिस्कशन पॉइंट था सीरिया, ठीक है। सीरिया जौन सा है, इन तीनों ने मुल्कों ने बैठकर डिस्कशन किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो इसके हवाले से भी आप लोगों को डेट भी पता होनी चाहिए। मीटिंग कहाँ हुई है, ईरान के अंदर हुई। और ईरान, रशिया और टर्की, इनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं, इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने इसमें क्या की थी, शिरकत की थी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और लिख लो, टिकटॉक। आप सब लोगों, टिकटॉक, टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक। टिकटॉक की अगर मैं बात करूं, टिकटॉक की, तो टिकटॉक जो है हमारे पास, उसने 2022 के अंदर अभी तक 4 महीनों के अंदर 12.5 मिलियन वीडियोस जो सी हैं वो क्या की हैं, रिमूव की हैं पाकिस्तान से। अच्छे अच्छे टिकटॉक बनाया करो जो भी बनाता है, ठीक है, ताकि टिकटॉक को वीडियोस रिमूव ना करनी पड़े। तो 12.5 मिलियन जो सी हैं वो क्या है, टिकटॉक ने वीडियोस पाकिस्तान से 2022 के अभी 4-5 महीने के अंदर क्या की हैं, रिमूव की हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में ही उसने रिमूव की हो, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर यूएसए ने पाकिस्तान को एक लिस्ट से रिमूव किया है। उस लिस्ट का क्या नाम है, CSPA। यूएसए रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है। तो CSPA क्या है, ये है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट। ये क्या है, CSPA क्या है, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट। इसका क्या मतलब है कि आप फौज के अंदर छोटे बच्चों को भर्ती नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक दौर में छोटे बच्चे जो 18 साल के कम उम्र के लोग होते थे, उनको भी भर्ती किया जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। और यूएसए ने पाकिस्तान को इस एक्ट के तहत क्या किया हुआ था, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई हुई थी और इसके अंदर क्या किया हुआ था, पाकिस्तान को इंक्लूड किया हुआ था। तो अब क्या है, यूएसए ने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया है, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये रिसेंटली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक इसको कामयाबी समझा जा रहा है कि पाकिस्तान जो सा है, ये जो चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट है उसमें से क्या है, निकल गया है, ठीक हो गया। उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस, 40.3 डिग्री सेल्सियस इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट टेम्परेचर। ये क्या है, इंग्लैंड के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर है आज तक की तारीख का। ये आपने याद रखना है। क्या पूछा जाएगा के अंदर अभी, या तो ये टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा, या पूछा जाएगा कि अभी हाईएस्ट टेम्परेचर 40.3 कौन से मुल्क के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो आपका इंग्लैंड है वहां 40.3 डिग्री सेल्सियस जो है वहां ये आपका जो अल्लाह भला करे टेम्परेचर है वो क्या है, रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखो, एक ओल्ड सवाल है लेकिन न्यूज में आजकल दोबारा चल रहा है। वो इस वजह से चल रहा है कि वहां थोड़े से मसले चल रहे हैं कार के अंदर। तो बिटकॉइन जो आपकी वो है, बिटकॉइन, बिटकॉइन को CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने क्या किया है, अपनी ऑफिशियल करेंसी बिटकॉइन को करा दिया है, ऑफिशियल करेंसी, ठीक है। तो ये आजकल दोबारा न्यूज में था कि वहां के हालात खराब हो रहे हैं, तो बिटकॉइन भी उनको नहीं बचा सकता। तो इसलिए ये भी आप लोग साथ इसको लिख लो कि पूछा जा सकता है कि कौन से मुल्क ने अभी रिसेंटली बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी जो है वो करार दिया है। तो वो आपका कार,
कार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, कार जोन सा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जोन सा है कार, उसने क्या किया है, उसने जो बिटकॉइन है उसको अपनी ऑफिशियल करेंसी जोन सा है वो क्या है डिक्लेयर किया है अभी रिसेंटली। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट का आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, लिख देता हूं। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रनील विक्रम सिंघे, ठीक है। ये पहले क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, और ये 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रहे हैं। अब ये क्या है? अब ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और जो उनके पुराने प्रेसिडेंट थे, राजाबाया क्या कहते हैं उसका क्या नाम है, गोटाबाया राजापाक्से, ठीक है, गोटाबाया राजापाक्से साहब जो कि उनके पहले प्रेसिडेंट थे, वो भाग गए हैं कहाँ? सिंगापुर के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। जैसे अशरफ गनी जब अफगानिस्तान से भागे थे तो वो यूएई गए थे, तो ये पीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि अशरफ गनी जौन से हैं वो उन्होंने कौन से मुल्क के अंदर वो अफगानिस्तान से भाग के गए थे, तो वो यूएई था। तो अब गोटाबाया राजापाक्से साहब जब भागे हैं तो वो कहाँ गए हैं? वो भाग कर गए हैं सिंगापुर के अंदर। वो कहाँ गए हैं? सिंगापुर के अंदर, ठीक है, सिंगापुर के अंदर। वहां भी उनके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। वो क्या है? एहतजाज चल रहा है सिंगापुर के अंदर कि इनको क्या है यहां से निकाला जाए। तो सिंगापुर के अंदर है, तो देखते हैं अब सिंगापुर के अंदर जोन से उनको वहां से कब निकाला जाता है, ठीक है। यार रास्ते में वो बेशक समंदर के अंदर रुके हों, आप लोगों को इतना याद करने की क्या जरूरत है? मालदीव के अंदर रुके हों, पाकिस्तान के अंदर भी सुनने में आया था कि उनका त्यारा रुका है, क्या टेंशन है आप लोगों को? एमी मुफ्त में अपने ऊपर बोझ डालना है। जहां बेचारा रुका हुआ है वहां उसको याद करो। मालदीव के अंदर बेचारा गया होगा बीचेस देखने, क्या टेंशन है हमें? रहने दो उस बेचारे को वहां। मालदीव में बीचेस वगैरह देखे होंगे, अब सिंगापुर के अंदर वो अयाशियां कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी एडीबी की भी एक रिपोर्ट है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एडीबी, ये भी साथ ही लिख लो, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसने एशिया के अंदर श्रीलंका पाकिस्तान को क्या कहा है? पाकिस्तान, मैं बस बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना। एडीबी की जो रिपोर्ट आई है उसने क्या कहा है? श्रीलंका एशिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगा मुल्क है, और पाकिस्तान क्या है? दूसरा। पाकिस्तान क्या है? दूसरा महंगा मुल्क है, ठीक हो गया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के अंदर श्रीलंका जोन सा है वो सबसे ज्यादा क्या है? महंगा मुल्क है। और पाकिस्तान जोन सा है वो क्या है? पाकिस्तान एशिया के अंदर दूसरा महंगा मुल्क है, ठीक हो गया। उसके बाद एक, वैसे तो ओल्ड सवाल है लेकिन बस उसको रिपीट बस बोल देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि 20 जुलाई 2021 को क्या हुआ था? एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वो था नूर मुकद्दम का। 20 जुलाई उसका, क्योंकि ये अभी पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था डॉन के ऊपर, तो मैंने कहा वैसे रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम क्या था? उसको मर्डर किया गया था। किसने किया था? जाहिर जाफर ने। तो 20 जुलाई को 2021 को उसको जो सा है वो उसको क्या किया गया था? उसको मारा गया था। और उसका जो सवाल पीपीएससी में पूछा गया था वो था 24 फेब का, कि 24 फेब को क्या किया गया था? 24 फरवरी 2022 को जाहिर जाफर को मौत की सजा जो सी सुनाई गई थी। तो ये पहले भी लिखा चुका हूं, तो दोबारा इसको रिपीट कर लेना आप लोग, ठीक है। 20 जुलाई को नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था, और जाहिर जाफर को 24 फरवरी 2022 को क्या किया है? डेथ पेनल्टी की सजा जो सी है वो सुनाई गई थी। अच्छा, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है दरागी। उनका क्या नाम है? मारियो दरागी। मारियो दरागी, ये कौन है? थे इटली के पीएम। अब क्या हो गए? एक्स हो गए, एक्स पीएम हो गए। क्यों? रिजाइन कर दिया इन्होंने, ही रिजाइंड। अब रिजाइन क्यों कर दिया? उनकी भी कॉलिशन गवर्नमेंट थी, डिफरेंट पार्टीज के साथ मिलकर इनकी हुकूमत बनी हुई थी, तो वो जब साथ छोड़ गए तो इन्होंने क्या किया? ये बड़े फेमस थे बंदे, तो इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया? रिसेंटली उन्होंने अभी रिजाइन किया है, तो ये आप लोगों से लाजमी इसका सवाल जो है वो पूछा जाएगा। फिर आपका जो ईसीबी, यूरोपियन कमर्शियल बैंक, ईसीबी का क्या मतलब है? यूरोपियन कमर्शियल बैंक। ये क्या है? जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, इसी तरह यूरोप का जो सा स्टेट बैंक है उसका क्या नाम है? यूरोपियन कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसका क्या है? नॉट इंपॉर्टेंट, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपियन कमर्शियल बैंक जो सा है उसने क्या किया है? उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है पहली दफा 11 साल बाद, आफ्टर 11 ईयर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। मैंने लास्ट टाइम आपको ये सारी कहानी बताई थी
कि जब मुल्क के अंदर महंगाई हो रही होती है तो किस तरह इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको पता है रशिया और यूक्रेन की जंग है, तो हर मुल्क जो सा है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान में वन ऑफ द रीजन कि जो आपका डॉलर बढ़ रहा है उसकी भी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को क्या किया है, बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से डॉलर की ग्रिप जो सी है वो मजबूत हो रही है और पूरी दुनिया की करेंसीज जो सी है वो डी वैल्यू हो रही है। तो ये जो सा है ये आप लोगों को इनका बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा जी। अभी बल्कि यूएसए ने भी अभी 0.75 फिर बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट, लिखना हो साथ तो लिख लेना। यूरोप का, यूरोप सेंट्रल बैंक, यूरोप सेंट्रल बैंक, ईसीबी स्टैंड फॉर यूरोप सेंट्रल बैंक, ठीक है, यूरोप सेंट्रल बैंक। तो अभी यूएसए ने दोबारा 0.75 इंटरेस्ट रेट अपना, उनका जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का उसने भी इंक्रीज किया। और यूएसए की जो इकोनॉमी है, यूएसए की जो इकोनॉमी है वो क्या हुआ है, उसकी जो वो कॉन्ट्रैक्ट की है। अच्छा, इसको मैं किस तरह से आप लोगों को समझाऊं कि यूएसए की, बल्कि इसको एक स्टेटमेंट लिख लो, यूएसए इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स इन सेकंड क्वार्टर इन 2 क्वार्टर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट की है। मैं समझाता हूं इसको, कॉन्ट्रैक्ट इन 2 क्वार्टर्स। अच्छा जी। अब 2 क्वार्टर्स का क्या मतलब है, आपको पता है कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो दो दो क्वार्टर्स का क्या मतलब, 6 महीने। तो जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी, उसके अंदर 2 क्वार्टर्स के अंदर उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो डिक्लाइन करे या नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो मुल्क है, वो जो मुल्क है उसकी जो इकोनॉमी है वो किस में जा रही है, रिसेशन में जा रही है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको टर्म्स बताई थी, एक डिप्रेशन होता है इकोनॉमी के अंदर जो कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था, एक रिसेशन होता है जो कि 2008-9 के अंदर रिसेशन आया था इकोनॉमी के अंदर। रिसेशन कब आता है, दोबारा बता देता हूं, रिसेशन तब आता है इकोनॉमी के अंदर जब मिनिमम 2 क्वार्टर के अंदर एक मुल्क की इकोनॉमी की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो, वो नेगेटिव ग्रोथ दे, तो उस मुल्क की इकोनॉमी को क्या कहते हैं, वो रिसेशन की तरफ जा रही है। और यूएसए की इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वो जब 2 क्वार्टर के अंदर नेगेटिव ग्रोथ देगी तो इसका क्या मतलब है कि यूएसए के साथ साथ पूरी दुनिया जो सी है वो रिसेशन के अंदर जा रही है। और रिसेशन का मतलब क्या होगा, रिसेशन का मतलब ये होगा कि आपका पेट्रोल सस्ता होगा, रिसेशन का मतलब ये होगा कि बड़े मुल्कों के अंदर हालात ज्यादा खराब होंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी हो सकता है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो ये रिसेशन की टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन पहले भी सवालों के अंदर पूछी जा चुकी है। ठीक है। अच्छा जी। इसी रिसेशन की वजह से एक सवाल सिर्फ लिख लो छोटा सा साथ, कि जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे के अंदर, अफ्रीकन मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन जिम्बाब्वे ने गोल्ड क्वाइन मुतारिफ करवाया है इन्फ्लेशन से निपटने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या 22 कैरेट का गोल्ड क्वाइन जो सा है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि लोग गोल्ड के क्वाइन सस्ते खरीदें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो खर्च ना करें चीजों के ऊपर, और इन्फ्लेशन जो सी है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने क्या किया है, गोल्ड क्या कहते हैं, गोल्ड क्वाइन का प्रोजेक्ट जो सा है वो स्टार्ट किया, ये भी नीचे लिख लेना, एक सेकंड अजान हो जाए।
अच्छा जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा, एक चीज इसकी बात कर रहा था विक्रम सिंघा साहब की, तो साथ दोबारा वो लिख लो कि 15वीं प्रेसिडेंट इंडिया की और सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट इंडिया की जो अभी इलेक्ट हुई हैं, उनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। पहले नाम आप लोगों को मैंने इनका लिखवाया था, ठीक है, नाम मैंने लिखवाया था कि ये नॉमिनेट कर दी गई हैं बीजेपी की तरफ से, और अब ये सेलेक्ट हो जाएंगी। तो 15th प्रेसिडेंट हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये, और सेकंड फीमेल है, सेकंड वीमेन वीमेन है। फर्स्ट वीमेन का भी इंडिया के बारे में पूछा जाता है, 2007 से 2012 तक रही थी मेरे ख्याल में, अगर किसी को नहीं पता, उनका नाम था पटेल, प्रतिभा, उनका नाम था प्राथी प्रतिभा पटेल। ये 2007 से लेकर 12 तक जो सी हैं वो इंडिया की प्रेसिडेंट रही थी, फर्स्ट फीमेल या वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा प्रतिभा पटेल, ठीक है। प्रतिभा पटेल ये फर्स्ट थी, और ये द्रौपदी जोनसिया ये क्या है, ये सेकंड थी, ठीक है, हैं अभी, ठीक है। तो 5 साल के लिए इंडिया में भी प्रेसिडेंट होता है, तो 5 साल अब 2022 से 27 तक जो सा ये इंडिया की प्रेसिडेंट जोनसिया वो रहेंगी। तो अब आप लोगों से वो रामनाथ कोविंद साहब का अगर आए तो आप लोगों ने उसको टिक नहीं करना, आपने द्रौपदी मुर्मू साहिबा जोनसी हैं उनको टिक करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं माउंटेन्स के ऊपर। माउंटेन्स के बड़े प्यारे सवाल हैं इस दफा, ठीक है, माउंटेन्स के इस दफा बड़े प्यारे ही सवाल। एक तो सबसे पहला जो सा है सवाल वो है हमारे पास, उसका नाम है सानू शर्पो। सानू शर्पो, SHERPO। ये नेपाल से ताल्लुक है इनका, ये क्लाइंबर है, माउंटेनियर हैं, सानू शर्पो। इन भाई साहब ने क्या किया है, ये पहले वो बने हैं इंसान जिन्होंने 14 पीक्स आपको पता है कि 14 पीक्स हैं इस पूरी दुनिया में 8,000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पे जो है, ठीक है। तो इन्होंने 14 पीक्स को ट्वाइस क्लाइंब किया है। ट्वाइस क्लाइंब करने वाले ये दुनिया के पहले क्लाइंब माउंटेनियर बने हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? नेपाल से है, ठीक है। ये अभी पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान में जो गर्शब्रम है उसको इन्होंने वो किया है, सर किया है, और उसके बाद ये दुनिया में पहले माउंटेनियर बन गए हैं जिन्होंने 14 पीक्स को, जो कि 8,000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी के ऊपर हैं, उनको दूसरी दफा इन्होंने क्लाइंब किया है। तो ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। इसके साथ ही एक और भी, वासिफा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लिख लो, वासिफा नजरीन, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। वासिफा नजरीन का ताल्लुक कहां से? बांग्लादेश से है। तो ये फर्स्ट बंगला वुमेन है टू क्लाइंब K2। इन्होंने K2 जो सी है उसको सर करने वाली ये फर्स्ट बंगला बंगला वीमेन है, फर्स्ट बंगला वीमेन है जिन्होंने K2 को जो सा है वो क्या है, सर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है समीना बेग। वो क्या है? समीना बेग, पाकिस्तान की समीना बेग साहिबा। समीना बेग साहिबा क्या है? फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन टू रीच K2। ये क्या है? फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन टू रीच K2। 22 जुलाई को, ये 22 जुलाई लिख लेना नीचे, 22 जुलाई को इन्होंने K2 को क्या, सुबह 7 बजे के करीब इन्होंने K2 को सर किया। और इनके बाद 4-5 घंटे बाद सेकंड पाकिस्तानी फीमेल नायला कियानी, नायला कियानी, उन्होंने भी K2 को सर किया। तो वो क्या बन गई? सेकंड पाकिस्तानी विमेन टू क्लाइंब K2। फर्स्ट पाकिस्तानी जब भी पूछे वो क्या है? समीना बेग। वो कौन है? समीना बेग। और समीना बेग के बारे में एक और चीज याद साथ लिख लो जनरल नॉलेज के तौर पे, कि 2013 के अंदर समीना बेग ने 2013 के अंदर ये पहली पाकिस्तानी विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। पाकिस्तानी विमेन की बात कर रहा हूं। ये पहली पाकिस्तानी विमेन थी जिन्होंने, औरत थी जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 2013 के अंदर माउंट एवरेस्ट को सर किया था। और ये पहली पाकिस्तानी खतून हैं जिन्होंने 22 जुलाई 2022 के अंदर K2 को भी सर किया है। और नायला कियानी कौन सी हैं? ये सेकंड है। अच्छा जी, उसके बाद जो सी हैं हमारे पास, जो आज की एक क्या कहते हैं, एक नई न्यूज है, वो क्या है? वो ये है एड्रियाना ब्राउनली, ब्राउनली। अब ये साहिबा का यूके से ताल्लुक है, ठीक है, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने, अभी मैंने आपको बताया कि 14 पीक्स हैं 8,000 मीटर की बुलंदी से ऊपर, इन्होंने 10 पीक्स को क्लाइंब किया है। इन्होंने 10 पीक्स को क्लाइंब किया है। अच्छा, आप कहेंगे सर इसमें क्या बात है? इसमें बात यह है कि इनकी उम्र है 21 साल।
21 साल इनकी उम्र है और ये पूरी दुनिया के अंदर यंगेस्ट माउंटेनियर है। 21 साल की उम्र में जिन्होंने 10 पीक्स को क्लाइंब किया है। आप कहेंगे सर अभी तो आप हमें बता रहे थे पिछले दिनों शहरोज काशिफ की कहानियां। तो बच्चों याद रखो, शहरोज काशिफ की एक तो उम्र 20 साल है, वो इससे भी छोटे हैं, लेकिन शहरोज काशिफ ने 8 माउंटेन्स को सर किया है। तो ये क्या है, इन्होंने 21 साल की उम्र में, ये अभी इन्होंने K2 को सर किया है, तो 21 साल की उम्र में इन्होंने 10 माउंटेन्स को सर कर लिया है, जो कि 8,000 से ज्यादा जिनकी हाइट है, ऊंचाई पे है। तो शहरोज काशिफ जो पाकिस्तानी है, उन्होंने अभी तक 8 माउंटेन्स की हैं और वो इनसे 1 साल छोटे हैं। तो उम्मीद रखो मे भी एक आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को आने वाले दिनों में हो सकता है शहरोज काशिफ 1-2 और पीक्स को करके तो वो बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर यंगेस्ट बन जाएं, जो कि 10 करेंगे। तो ये जोन सा इनका नाम भी आप लोगों ने क्या रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 22 जुलाई। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज लिख लो फहीम मलिक की, एक नाम लिख लो फहीम मलिक। थाईलैंड के अंदर एक कंपटीशन हो रहा था, मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन। तो फहीम मलिक पाकिस्तानी है पहले जिन्होंने ये कंपटीशन जीता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी नजर से गुजरा तो लिख लेना। फहीम मलिक पाकिस्तानी है, थाईलैंड के अंदर मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग का वो एक कंपटीशन हो रहा था, जो कि इन्होंने क्या किया है, विन किया है फहीम मलिक ने। अब हम आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है हमारे पास 22 जुलाई। वो हमारे पास क्या है, 22 जुलाई। क्योंकि 22 जुलाई को जिस दिन समीना साहिबा और नायला ने माउंटेन सर कर रहे थे, तो उस वक्त हमारी पंजाब असेंबली के अंदर भी एक पहाड़ी जोन सी है वो सर की जा रही थी। तो 22 जुलाई को पंजाब के अंदर क्या हुए, सीएम इलेक्शन हुए, सीएम के इलेक्शन हुए। और उसके अंदर जो हमजा साहब थे उनको 179 वोट्स मिले। और जो इलाही साहब थे, परवेज इलाही साहब, उनको 186 वोट मिले। और 10 वोट जो से हैं वो क्या हो गए, आपके आपके स्पीकर साहब ने रिजेक्ट कर दिए, डिप्टी स्पीकर साहब ने, वो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। और जिसकी वजह से हमजा शहबाज साहब जो से हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर उस दिन बन गए। और फिर क्या हुआ, हमजा साहब ने 22 को ये हुआ, 23 जुलाई को उन्होंने ओथ लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने उनसे हलफ लिया। किसने, हमजा ने। हमजा साहब पंजाब के वजीर आला बन गए 23 जुलाई को। और 23 जुलाई के बाद अगर हम बात करें, तो 23 जुलाई के बाद 25 जुलाई वाले दिन इन्होंने 37 रुकनी अपनी कबीना की भी तश्कील दे दी और उन्होंने भी हल्फ उठा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही साहब को पंजाब का सीएम का नॉमिनेट कर दिया। और उन्होंने कहा कि आज ही रात 11:30 बजे हल्फ उठाओ, लेकिन नहीं उठा सके। तो उन्होंने हल्फ जब उठाया उस दिन 27 जुलाई थी, ये डेट आपने याद रखनी है। तो हमारे पास 22nd सीएम ऑफ पंजाब कौन है अब, परवेज इलाही साहब। और इनसे हल्फ किसने लिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने। प्रेसिडेंट ने इनसे क्या लिया था, ओथ लिया था। ठीक है। तो हमजा शहबाज साहब जो से हैं 2 महीने और 28 दिन सीएम रहे हैं। हमजा शहबाज कहाँ है, हमजा ये 2 मंथ लिख लेना, 2 मंथ, 2 महीने और 28 दिन या 89 डेज, क्या है 89 दिन, ये सीएम पंजाब जोन से हैं वो रहे हैं। ठीक है, हमजा शहबाज साहब जोन से हैं वो 89 दिन सीएम पंजाब रहे हैं। और अब 22वें सीएम पंजाब पाकिस्तान पंजाब के कौन है, वो जोन से क्या है, परवेज इलाही साहब हैं। और बाकी मैंने इनके रिलेटेड चीजें आपको बता दी हैं। अभी इनकी जब कबीना आएगी तो इसके में जो अगर कोई इंपॉर्टेंट वजीर हुए तो हम उनको क्या कर लेंगे, उनको लिख लेंगे। अच्छा, बाकी जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका इजलास हुआ था, उसके बारे में बताऊंगा नहीं। आप लोगों को पता है कि 9 मेंबर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग दोबारा रिवाइज कर लेना कि 9 मेंबर होते हैं। एक चीफ जस्टिस होता है, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक आपका सुप्रीम बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है, एक आप लोगों का क्या है वजीर कानून होता है, और एक आपका रिटायर्ड जज होता है। ये 9 मेंबर्स होते हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और ये कौन सा फोरम है, ये जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज तैनात होते हैं उनको सेलेक्ट करने का फोरम है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर किसी को नहीं पता तो इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। वैसे भी करंट अफेयर्स के बार बार हर लेक्चर के अंदर जब भी नया जज अपॉइंट होता है तो मैं आप लोगों को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ।
1900 साल पुराना एक रोमन कॉइन जो सा है वो मिला है इसराइल के अंदर, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। 1900 ईयर ओल्ड रोमन कॉइन एक मिला है, कहाँ मिला है? इसराइल के अंदर। तो अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो ये कभी पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, ठीक है। फिर 22 जुलाई को एक और इवेंट क्या हुआ है, ये क्या कहते हैं, रशिया और यूक्रेन ने एक मुआहदा साइन किया है। उन्होंने क्या किया है? एक डील साइन की है। कहां साइन की है? डील साइन की है टर्की के अंदर, ठीक है। टर्की के अंदर उन्होंने डील साइन की है, और वो साइन किसने करवाई है? यूएन बैक्ड, यूएन ने उसको साइन करवाया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? यूएन ने उसको साइन करवाया है उस डील को, जो कि टर्की के अंदर हुई है, जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट भी की थी टर्की को कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। तो इसमें क्या है? रशिया और यूक्रेन की डील क्या हुई है? इस डील के अंदर, इस डील है ग्रेन डील, ग्रेन डील। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा जो वीट है, आपकी गंदम है, वहां से एक्सपोर्ट होती है। तो जंग चल रही है, जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में एक मुआहदा हुआ है कि ये जो आपका जो एक्सपोर्ट होगी, आपकी वीट की एक्सपोर्ट होगी, वो टर्की के थ्रू होगी, ताकि हम सेफ पैसेज देंगे। हम जंग के दौरान जो वीट की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर असरअंदाज किसी को नहीं होने देंगे। तो ये डील हुई है, और ये कहाँ हुई है? ये टर्की के अंदर हुई है, और इसको क्या कहा जा रहा है? ग्रेन डील का नाम दिया जा रहा है। इसके अंदर मेडिएटर कौन था? जिसने इसको मेडिएट करवाया वो था यूएन था। और किस शहर के अंदर, किस मुल्क के अंदर हुई है? टर्की के अंदर हुई है, और तैयब अर्दवान साहब वहां मौजूद थे। ठीक हो गया यार? माफ कर दो, माफ कर दो, क्या हो गया? रोमन क्वाइन है, रोमन क्वाइन 1900 ईयर्स पुराना रोमन क्वाइन है, जो कि क्या है? जो कि इसराइल के अंदर जो सा है वो मिला है। ठीक हो गया? उसके बाद थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है प्रायुत चान ओचा। ये उसका नाम है, चन ओचा, प्रायुत चन ओचा। ये क्या है? थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम ऑफ थाईलैंड। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज में आए हैं, और इनके खिलाफ फोर्थ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सी है वो क्या हो गई है? आई थी, जिसको इन्होंने क्या किया है? सरवाइव कर लिया है। ही सर्वाइव्ड फोर्थ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हिम। किसने? प्रायुत चन हो ओचा, थाईलैंड के जो ये आर्मी चीफ भी रहे हैं थाईलैंड के, ठीक है। तो मे भी हो सकता है पाकिस्तान में भी कभी आप देखो कोई पाकिस्तान में इस तरह का प्राइम मिनिस्टर मिले आप लोगों को, ठीक है। तो फोर्थ इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, जो कि ये सर्वाइव किए हैं और ये न्यूज में रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को इनका नाम भी पता होना चाहिए। WWE के बारे में सब लोगों को पता होगा, वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट, ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। तो उसके सीईओ थे विंस मैकमैन। उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। WWE के जो सीईओ थे विंस मैकमैन, ठीक है, अगर कोई रेसलिंग देखता है तो उनको उसका नाम पता होगा। विंस मैकमैन साहब जौन से हैं उन्होंने रिजाइन किया है। तो अब इसके नए सीईओ आए हैं, उसका क्या नाम है? निक खान, निक खान। और उनकी स्टेफनी मैकमैन, जो कि उनकी बेटी हैं विंस मैकमैन की, स्टेफनी मैकमैन। ये क्या है? ये दोनों ऑफ कोर्स दोनों सीईओ बने हैं WWE वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट के, ठीक है। पहले कौन थे? विंस मैकमैन। इसी मैकमैन के नाम के साथ विंस लगा लेना, विंस मैकमैन, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। इनके ऊपर कोई हेरासमेंट के रिलेटेड कोई चीजें थी, तो बूढ़े भी हो गए थे बेचारे मार खा खा के, तो इन्होंने रिजाइन किया है। तो हमारे पास क्या है अब? निक खान और स्टेफनी मैकमैन साहिबा जो सी हैं वो क्या है? WWE की सीईओ जो हैं वो बन गए। अच्छा अच्छा, अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, डेट याद कर लेना, 23 जुलाई। इस डेट को जितना याद रख सकते हो याद रखनी है आप लोगों ने। क्यों? 23 जुलाई को मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, याद कर लो। WHO डिक्लेयर्स मंकी पॉक्स अ ग्लोबल इमरजेंसी। 23 जुलाई को WHO डिक्लेयर्ड मंकी पॉक्स आ ग्लोबल इमरजेंसी। बस जैसे कोविड का बता रहा था आप लोगों को 11 मार्च, इसी तरह 11 मार्च के बाद जब 23 जुलाई आप लोगों ने एक डोज सुबह, एक डोज दोपहर, और तीसरी डोज रात को, और चौथी डोज जब आप लोग रात को 1-2 बजे एक दूसरे के साथ बातें करके सोओगे, तब आप लोगों ने इसकी चौथी डोज लेनी है 23 जुलाई की।
तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो 23 जुलाई क्या है हमारे पास, 23 जुलाई WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी जोन से है वो क्या है वो डिक्लेयर किया है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, इसके बाद जो अभी तक का एक और इंपॉर्टेंट वो है रीना, RII ये रीना कियोंका, कयोंका पता नहीं यही नाम है इनका, ठीक है। रीना RINA, रीना KIONK, इनका ताल्लुक है एस्टोनिया से। एस्टोनिया यूरोप का एक मुल्क है, इनका ताल्लुक कहां से है, एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया से। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अम्बेसडर, ये अम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, किसकी भाई, EU की, यूरोपीय यूनियन की अम्बेसडर टू पाकिस्तान का क्या नाम है, रीना क्योंका। पहले कौन थी, पहले वो कोई क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम था पहले, उसके नाम के अंदर आर डलेना इस तरह का कुछ आता था, तो वो भी थी। तो वो जब तक वो पाकिस्तान के अंदर रही हैं तो उनका नाम बार बार जो सा है, करीमाना मेरे ख्याल में था उसके उनके नाम के अंदर कोई इस तरह से आता था, करीमाना। तो उनका नाम बार बार जो सा है, खास तौर पे PPSC को EU की एम्बेसडर से बहुत प्यार है। तो इसीलिए अब जो सा है ये लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा कि EU की पाकिस्तान के लिए नई एम्बेसडर का नाम बताएं। तो एस्टोनिया से उनका ताल्लुक है, ये अभी पाकिस्तान आई हुई थी तो बिलावल से भी इनकी मुलाकात हुई। तो रीना क्योंका साहिबा जो हैं ये क्या है, नई EU की एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान। 25 जुलाई को, 25 जुलाई को, 25 जुलाई को तुनीजिया के अंदर, मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था कि तुनीजिया के अंदर रेफरेंडम होना है नई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम इन तुनीजिया, किस वजह से बताया है, फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वहां नई कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो सदर हैं कैस अहमद साहब, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, तो उसके लिए रेफरेंडम अवाम की राय ली जाए। तो 25 जुलाई को तुनीजिया के अंदर रेफरेंडम हुआ है और जिसमें 92.3% 92.3% लोगों ने क्या कहा है कि हम नई कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो रिसेंटली आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली अभी कौन सी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के हवाले से रेफरेंडम करवाया गया है, तो वो मुल्क आपका क्या है, वो मुल्क है आपका तुनीजिया, ठीक है। उसके बाद रशिया ने अनाउंस किया है कि 2024 के अंदर, रशिया ने अनाउंस किया है कि 2024 के अंदर शी विल क्विट स्पेस स्टेशन, रशिया रशिया विल क्विट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, रशिया ने ISS जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, रशिया ने यह कहा है कि 2024 तक वो जो सा है वो क्या है, उस स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। उसके रीजन हैं USA के साथ नहीं बन रही और बाकी डिफरेंट हिसाब किताब। तो रशिया जो सा है, अब 2-3 सवाल इसी के रिलेटेड भी पूछे जा सके, किसके कौन से मुल्क ने डिसाइड किया है कि वो जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको छोड़ने का इरादा है, कब तक छोड़ेगा वो मुल्क कौन सा है। तो जिस तरह से भी सवाल करना चाहे वो आप लोगों से कर सकता है। फिर 26 जुलाई को, 26 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई को यह हुआ है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, उल्मा डेलीगेशन, पाकिस्तान के उल्मा का डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें TTP से मुज़ाकरात के हवाले से भी चीजें हैं। और वहां अफगानिस्तान के तालिबान को यह बताना कि भाई इस्लाम के अंदर औरतों की तालीम के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो यहां से जाके इन्होंने शायद समझाना है उनको। उसको लेड कौन कर रहे हैं, उसको लेड कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, ये नाम लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन गया था उल्मा का अफगानिस्तान के अंदर TTP से मुज़ाकरात करने, और उनको अफगानिस्तान को तालीम के बारे में बताने कि भाई लड़कियां अगर तालीम हासिल करेंगी तो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो उस डेलीगेशन को लीड कौन कर रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल में एक जलंधरी साहब भी हैं, मौलाना साहब, और भी डिफरेंट हैं, लेकिन उनको लीड कौन कर रहा है, उनको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उसको लीड कर रहे हैं। तो बाकी इसका देखते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस, इसकी रिपोर्ट आती। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक। एफपीएससी के चेयरमैन मेरे ख्याल में जफर इकबाल है उनका नाम। चलें, अच्छी बात है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मना है। बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से ही 2025 का विमेन का वर्ल्ड कप होना है। 2025 का विमेन का वर्ल्ड कप, उसको कौन होस्ट कर रहा है? उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। 2025 का 2025 का जो विमेन का वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करेगा? अभी आप लोगों को पता है ना? ये अगर चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है लेकिन दोबारा। अभी 2022 के अंदर अभी 2022 के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप होना है, कहाँ होना है जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक हो गया। अब 2023 के अंदर ओडीआईज का जो वर्ल्ड कप, मेन वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप वो कहाँ होना है जी? आपका 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो आपका होना है जी इंडिया के अंदर। 2023 का जो वर्ल्ड कप है आपका वो कहाँ होना है? वो आपका होना है इंडिया के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2024 के अंदर आपका T20 वर्ल्ड कप होना है। फिर T20 वर्ल्ड कप वो कहाँ होना है? वो बांग्लादेश के अंदर होना है। वो कहाँ होना है? बांग्लादेश के अंदर होना है। फिर आपका 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है, वो इंग्लैंड के अंदर होना है, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि आईसीसी ने अनाउंस किए हुए हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। फिर 2027 के अंदर जो सा है आपका चैंपियन ट्रॉफी होनी है। चैंपियन ट्रॉफी, एक 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होनी है, वो पाकिस्तान के अंदर होनी है। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियन ट्रॉफी, ये क्रिकेट के इवेंट, ये पाकिस्तान के अंदर होनी है। लेकिन 2027 की जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है, ये कहाँ होगी? ये होनी है श्रीलंका के अंदर। ये सारे इवेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या है? वो 2025 का विमेन वर्ल्ड कप जो सा है, विमेन विमेन वर्ल्ड कप, वो कहाँ होना है? वो इंडिया को होस्ट की इजाजत मिल गई है, वो इंडिया के अंदर होना है, जो अभी कल की न्यूज थी, ठीक है। ये सारे इवेंट्स इस तरह आप लोगों को याद होने चाहिए क्रिकेट के। अभी जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। लास्ट टाइम जैसे 2019 में हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। तो ये सारे जो हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, अभी बल्कि एशिया कप होने वाला है अभी साथ, वैसे अगले अगस्त के अंदर एशिया कप भी होना है। एशिया कप कहाँ होना है जी? यूएई के अंदर, अभी अगले महीने होना है, यूएई के अंदर होना है। 2022 का जो एशिया कप है, ठीक है, वो कहाँ होना है? यूएई के अंदर होना है। 2026 का इंग्लैंड के अंदर, 2026 का इंग्लैंड के अंदर होना है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जोन्स हैं, आपको फिक्सचर्स इनके पता होने चाहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप के। जैसे फुटबॉल का भी कतर में होने वाला, बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, INSTC, 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 इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रिपीट कर देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं। INSTC का क्या मतलब है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दोबारा कह रहा हूं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। 7,200 किलोमीटर जो सा है ये लंबा कॉरिडोर है। और ये नेटवर्क क्या है? इसके अंदर आपकी ट्रेन, रेलवे रोड आती है, आपकी आपकी हाईवेज आती हैं, आपकी मैरीटाइम रूट आता है। ये पूरे रूट को, एक पूरे रूट को 7200 किलोमीटर को इंटरनेशनल साउथ सॉरी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हाईवे भी आती है, रेलवे रोड भी आती है, मैरी टाइम भी आएगा। लेकिन ये है किस किस के दरमियान? ये आपके बिटवीन है रशिया एंड इंडिया। रशिया और इंडिया के दरमियान है ये रूट, जिसके ऊपर अब इंडिया और रशिया और काम कर रहे हैं। लेकिन ये किसके थ्रू होके आता है? ये थ्रू होके आता है ईरान के। ये 3 सवाल बस आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये किस किस के दरमियान है रूट पूरा? रशिया और इंडिया के दरमियान है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, कोई हाल नहीं थोड़ा। ट्रेड कहाँ होगी? ट्रांसपोर्ट रूट है ना, उसके ऊपर से ट्रेड ही होती है। ट्रांसपोर्ट आपकी ट्रेड ही है ना, तो ट्रेड, अच्छा वो जो पूछा है, सॉरी सॉरी, अच्छा वो ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। वो जो टी है ना, ये टी की बात कर रहे हैं ना, ये टी क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये रशिया और इंडिया के दरमियान एक कॉरिडोर है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि हम इसको इसको ज्यादा यूज करें ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए, ठीक है। और ईरान जो सा है उसके थ्रू ये सारा कॉरिडोर, ये आपकी रेलवे क्या कहते हैं, इसी में आपका जो चाबहार है, चाबहार भी इसके अंदर आता है, रेलवे लाइन है, डिफरेंट हाईवेज हैं, ये सारी यूज होंगी। तो ये पूरा रूट जो सा है ये इंडिया और रशिया के लिए, ठीक हो गया। अब आते हैं लास्ट चीज के ऊपर और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी।
वो है SCO की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। SCO की मुझे लास्ट टाइम बताओ, SCO लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, समिट कहाँ हुआ था, किसको पता है? SCO जिसके अब मेंबर बढ़ के 8 से 9 हो गए हैं, उसकी एक समिट हुआ था, मुझे बताओ 2021 का समिट कहाँ हुआ था, कौन से मुल्क के अंदर हुआ था? अच्छा जी, ठीक हो गया। और बताओ। SCO जहां पाकिस्तान में, पहले बताया था आप लोगों को, मोहित यूसुफ साहब गए थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे। ताजिकिस्तान, वो ECO था वकास। वो जोन सा है वो आपका, जहां कजाकिस्तान में जहां आरिफ अलवी साहब गए थे, वो आपका ECO था, ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेशन। SCO की आपकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ताजिकिस्तान दुशंबे के अंदर हुई थी, नॉट वर्चुअल। प्राइम मिनिस्टर साहब आपके वहां गए थे सितंबर के अंदर। सितंबर के करंट अफेयर्स निकाल के देखो, अभी आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, तो खुदा का खौफ करो। SCO की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। लास्ट टाइम SCO 2021 कहाँ हुआ था? ताजिकिस्तान के अंदर। तो 2022 की चेयरमैनशिप किसको मिल गई है? 2022 के चेयरमैनशिप अब किसको मिली है? उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान को मिली है। तो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है 28 से 29 जुलाई तक। सीधी सी बात है, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है, तो भाईजान इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी गए होंगे। पाकिस्तान का रिप्रेजेंट किसने किया इसमें? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो ये हुई कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है, लेकिन कहाँ हुई है? उसके कैपिटल ताशकंद के अंदर हुई है। ताशकंद के अंदर ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो सी है हुई है 28 से 29 जुलाई तक, ठीक है, 28 से 29। और इसमें अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं मुत्तकी साहब, वो भी शिरकत की थी उन्होंने, ठीक है। वो अभी क्या थे, मुत्तकी साहब जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो भी इसके अंदर शामिल थे, हालांकि उसके मेंबर नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, 2022 का ये क्या था? फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। अब 2022 का समिट भी तो होना है ना, 2022 का समिट। तो वो कब होगा? वो आपका होगा 15-16 सितंबर को। वो 15-16 सितंबर को होगा। कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा, लेकिन शहर किसके अंदर होगा? समरकंद के अंदर होगा। ये बस आप लोगों को बताना था। और ये आप लोगों को बाद में जब SCO पढ़ाऊंगा तब भी रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को, 7th बैच वालों को। और जब सितंबर के करंट अफेयर्स के अंदर हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पहुंचेंगे, तब जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो तब आप लोगों को दोबारा याद करवाऊंगा कि मैंने आप लोगों को जुलाई के अंदर ये करवाई थी, ताकि आप लोगों के अंदर चीजें जहन में याद रह जाएं, ठीक है। तो SCO की अभी फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है 28-29 जुलाई को। कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद के अंदर। और 2022 का जो समिट है, हेड ऑफ स्टेट का जो समिट है, वो कब होगा? 15-16 सितंबर को समरकंद के अंदर, जो कि वो भी उज्बेकिस्तान का एक शहर है। और SCO का जो सेक्रेटरी जनरल है, उसका क्या नाम है? यांग मिंग। यांग मिंग, ये भी पाकिस्तान भी आए हुए थे। ये कौन है? यांग मिंग साहब SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये भी PPSC में इसका सवाल पूछा गया था कि हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये पाकिस्तान आए थे। तो ये जोन से हैं आपके 23 जुलाई को आए थे। और 24 जुलाई को इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी। तो यांग मिंग साहब जोन से हैं, ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। ये SCO के शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? ये सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। तो ये SCO के रिलेटेड चीजें जोन सी आप लोगों को याद हो जाएंगी, कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के समिट, ये चीजें आप लोगों से लाजमी बार बार पूछी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक ओलंपियाड हो रहा था 44th। यांग यांग मिंग, ZHANGMING, यांग मिंग, ठीक है। 44th चेस ओलंपियाड। चेस का जो टूर्नामेंट होता है उसका क्या नाम है? चेस ओलंपियाड उसे कहा जाता है। 44th होना था अभी 2022 के अंदर। कब? 10 अगस्त से ये शुरू हो रहा था। 10 अगस्त से ये शुरू होना है। कहाँ? चेन्नई, इंडिया के अंदर। चेन्नई, चेन्नई इंडिया के अंदर इसने होना था। तो 44th, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए किस लिए बन गया कि पाकिस्तान ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दी। पाकिस्तान पुल्स आउट। पुल्स आउट मतलब पाकिस्तान ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया 44th चेस ओलंपियाड से। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसकी टॉर्च जलाई जाती है। जो चेस ओलंपियाड था, इसकी जो टॉर्च जलाई जानी थी, वो इंडिया ने कहा इवेंट रखा था? इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर।
जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर क्या रखा था, इसका इवेंट रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसके अंदर शिरकत से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया गेम्स को, स्पोर्ट्स को अपने मकसद के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो ओलंपिक चेस जो होनी थी वो कहाँ हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, और पाकिस्तान ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है बिकॉज ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को जिस तरह उन्होंने यूज करना शुरू किया है। अच्छा ठीक, तीन सिर्फ छोटे वन लाइनर हैं, लिख लो, तीन वन लाइनर, उसके बाद छुट्टी। नूरी, नूरी, नूरी क्या है, रॉकेट। बस ये छोटे छोटे वन लाइनर है, ठीक है, ये वन लाइनर है, सिर्फ लिख लो बस, ये लास्ट तीन, एक एक लाइन से ज्यादा नहीं। नूरी रॉकेट जोन सा है, ये किसका है, साउथ कोरिया का। ये अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, होम ग्रोन, ठीक है, उन्होंने अपने घर का है, उनका होम ग्रोन रॉकेट है, होम ग्रोन नूरी रॉकेट, होम ग्रोन, ठीक है। फर्स्ट होम ग्रोन रॉकेट, या भी पूछा जाएगा रिसेंटली होम ग्रोन रॉकेट कौन से मुल्क ने लॉन्च किया है, तो साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट के नाम से क्या है, इसको लॉन्च किया है। फिर जो आपके पोप हैं, पोप, पोप का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कैथोलिक चर्च है उसके जो सबसे बड़े उनके जो पेशवा रूहानी होते हैं उनको पोप कहा जाता है, तो उन पोप का क्या नाम है, फ्रांसिस। ये भी पूछा गया था एक दफा नाम, पोप फ्रांसिस, ठीक है। तो जो पोप हैं वो आजकल कहाँ विजिट के ऊपर है, कनाडा के ऊपर। और कनाडा वो क्यों गए हुए हैं, वो कनाडा गए हुए हैं माफी मांगने के लिए, अपॉलॉजी करने के लिए इंडिजिनस पीपल से, जो वहां के नेटिव पीपल थे, कनाडा गए हैं नेटिव पीपल से अपोलोजाइज करने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए उन्होंने वहां से माफी मांगी है कि हमारे जो कैथोलिक चर्च थे वहां, उन्होंने जो वहां के नेटिव लोग थे उनके ऊपर ज्यादतियां की, उनके बच्चे खींचे, उनको जबरदस्ती जो सा है उनको कन्वर्ट किया, और ये सारी चीजें जो सी हैं उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी है पोप साहब ने, जो कि आजकल कनाडा के दौरे पे हैं, और उनका नाम क्या है, फ्रांसिस। और लास्ट जो आपके जुलाई के महीने का है वो ये है कि इंडिया ने फैसला किया है, इंडिया विल ग्राउंड मिग 21, मिग 21, मिग 21 जो तैयारे हैं इंडिया के, इंडिया ने ये फैसला किया है कि 2025 तक इनको ग्राउंड कर दिया जाएगा। मिग 21 विल बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का क्या मतलब, इनको खत्म कर दिया जाएगा, तैयारे ग्राउंड, ठीक है। जैसे आपने पाकिस्तान में सुना, पीआईए ने अपना तैयारा ग्राउंड कर दिया, तो इसका क्या मतलब कि मिग 21 जो सा है वो इंडिया 2025 तक इनको ग्राउंड कर देगा। और मिग 21 से दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, जैसे पाकिस्तान के J-10 ये भी पाकिस्तान ने चाइना से मंगवाए हैं, या पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर हैं तो वो चाइना के हैं, F-16 पाकिस्तान ने यूएसए से खरीदे हैं। इसी तरह जो आपके इंडिया के पास राफेल तैयारे हैं वो कहाँ से खरीदे हैं, इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं राफेल तैयारे। तो ये जो मिग 21 है ये इंडिया ने कहाँ से खरीदे थे, रशिया से, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा तैयारा जो सा है वो कहाँ से, या कौन सा सिस्टम, जैसे S-400 जो सा है वो भी रशियन सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि तैयारे, ये जो मिसाइल है, रॉकेट्स हैं, ये कौन सा मुल्क किससे खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें, तो मिग 21 जो सा है ये रशिया से इंडिया ने खरीदे थे, और 2025 तक इंडिया के पास जितने मिग 21 है उनको क्या कर दिया जाएगा, ग्राउंड कर दिया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलें जी, ठीक है, चलो जी, ओके, ओके। तो जुलाई के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। बाकी कल 31 जुलाई है, तो लेकिन कल संडे भी है, तो कल का अगर कोई होगा भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो वो हम अगस्त के अंदर उसको कवर कर लेंगे। तो बाकी जो सा है फिर इंशाल्लाह, मैम, मैम जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको बेशक खत्म कर दें, मैंने जरा इनसे थोड़ी सी बात करनी है। मैम आप हैं इस टाइम इधर के नहीं। चलें जी, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों का जो 7th बैच वाले हैं, कल आप लोगों का कंप्यूटर का लेक्चर होगा, और